नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि कई बार आपने सुना होगा पीसीए फ्रेमवर्क के बारे में, दैट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। ये बेसिकली आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था करीब 20 साल पहले, और इसका मेन मकसद ये था कि जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो अपने रास्ते से भटक ना जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर उनका जो स्थिति है, जो हेल्थ है, वो अगर खराब हो रहा है तो उसमें सुधार लाया जा सके। उसके लिए यहां पर आरबीआई क्या करती थी कि उनको पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर डाल देती थी और फिर उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो यहां पर लिया जा सकता था। लेकिन यहां पर आरबीआई ने क्या किया है कि रिवाइज्ड पीसीए फ्रेमवर्क लेकर आई है। ये आप देख सकते हो, आरबीआई रिवाइसेस पीसीए फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2022। जिसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि अभी तक क्या स्थिति थी, यहां पर क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं और इस समय कितने बैंक्स पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com पर जाइए। वहां पर इस समय हमारी दिवाली सेल चल रही है, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आप उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आप ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन देख सकते हो, आरबीआई के द्वारा 2 नवंबर को लाया गया था और इसके अंदर यहां पर उन्होंने कहा है प्रिवेंट प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो यहां पर क्या हुआ है कि 1 जनवरी 2022 से ये जो नया वाला फ्रेमवर्क है वो अप्लाई किया जाएगा। मतलब जो पुराना वाला था वो चल रहा था, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि ये पीसीए है क्या, व्हाट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जो बैंक्स हैं, अगर उनका फाइनेंशियल मैट्रिक्स खराब हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि बैंकों को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की जिम्मेदारी है। अगर कोई भी बैंक फेल होता है उसके पहले ही आरबीआई की जिम्मेदारी है कि उसको पहचान ले ताकि वो गिरे ना। अगर वो यहां पर खत्म हो जाएगा तो जो लोगों का डिपॉजिट्स है वो प्रॉब्लम में आ सकता है, बहुत सारा फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हो सकता है। तो यहां पर वो होने के पहले ही आरबीआई उन सभी चीजों को आइडेंटिफाई कर ले और उसको पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर डाल दे, ताकि जब तक उसमें सुधार ना हो उसमें यहां पर वो आरबीआई के अंडर रहेगा, आरबीआई के गाइडलाइंस में रहेगा। वैसे तो सभी आरबीआई के अंडर में रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा निगरानी रखी जाती है। तो ये अब क्वेश्चन आता है कि ये जो पीसीए फ्रेमवर्क में कौन सा बैंक आएगा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। देखो अभी तक क्या था ना कि यहां पर 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता था। पहला पैरामीटर है कैपिटल रेशियो कैसा है। आपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में सुना होगा, राइट? या फिर हम इसको यहां पर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी कहते हैं, एक ही बात है। मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या है। तो कैपिटल रेशियो हो गया, इसके अलावा एसेट क्वालिटी कैसी है, एसेट क्वालिटी से मतलब है कि एनपीए वगैरह कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि वो बैंक क्या प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। इन 3 चीजों के बेसिस पर यहां पर जो बैंक्स हैं उनको पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर डाल दिया जाता था। अब जैसे कि पहला पैरामीटर मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल रेशियो। देखो कैपिटल रेशियो से आप क्या समझते हो, इसका मतलब समझिए पहले। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, आरबीआई ने यह बोला है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 11.5% होगा। इसका सिंपल अर्थ यह हुआ कि अगर बैंक 100 रुपए यहां पर लेंड करना चाहता है, उधार देना चाहता है, लोन पर देना चाहता है, तो बैंक के पास अपना खुद का कैपिटल एटलीस्ट 11 रुपए 50 पैसे होने चाहिए। आया समझ में? मतलब वो बैंक अगर 100 रुपए उधार पर दे रहा है तो एटलीस्ट खुद का कैपिटल उसके पास 11.5 होना चाहिए, तभी जाकर वो उधार पर उतना दे सकता है। तो इसी को कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो यहां पर अगर आप देखो तो अभी आरबीआई ने कहा है कि हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 11.5% होना चाहिए, लेकिन अगर उसके कम होगा तब क्या होगा। तो देखो यहां पर आरबीआई ने 3 तरह के थ्रेशोल्ड बना रखे हैं। कहने का मतलब है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के अंदर 3 तरह के, पहला थ्रेशोल्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहां पर अगर मान के चलो कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 10.25% से और नीचे चला गया है, लेकिन ये 7.75% के ऊपर है, तब उसको फर्स्ट वाले थ्रेशोल्ड में डाला जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि इनके पास एटलीस्ट 11.5 रुपए कैपिटल होना चाहिए, लेकिन अगर बैंक का कैपिटल 10 रुपए 25 पैसे से भी नीचे चला गया है, लेकिन वो 7 रुपए 75 पैसे से ऊपर है, तो उसको फर्स्ट वाले थ्रेशोल्ड में डाल दिया जाता है। अगर उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 7.75 से भी नीचे चला गया तो यहां पर सेकंड वाले थ्रेशोल्ड में डाला जाएगा। और फिर अगर वो टियर 1 कैपिटल एक और होता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन वो 3.6% चला गया है तो उसको थर्ड वाले थ्रेशोल्ड में डाल दिया जाएगा। आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर 3 तरह के थ्रेशोल्ड बनाए गए। अब ये थ्रेशोल्ड इसलिए बनाए गए हैं कि आरबीआई का एक्शन कितना हार्श होगा वो डिपेंड करता है कि वो बैंक कौन से थ्रेशोल्ड में है। अगर मान लो सबसे हाईएस्ट वाले थ्रेशोल्ड में है तो आरबीआई ज्यादा उसके ऊपर एक्शन लेगी।
आया समझ में? तो पहला वाला जो क्राइटेरिया, पहला वाला पैरामीटर आपको समझ में आ गया, कैपिटल रेशियो। दूसरा है एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी का मतलब है कि एनपीए कितना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब वो बैंक ने कितना यहां पर लोन पर दिया था, उसमें से कितना पैसा वापस आया, कितना नहीं आया। तो यहां पर अगर आप देखो एनपीए जो है वो 6% से ऊपर है लेकिन 9% के अंदर है, तब उसको पहले वाले थ्रेशोल्ड में डाल दिया जाएगा। अगर एनपीए 9% से लेकर 12% के बीच में है तब वो सेकंड वाले थ्रेशोल्ड में आएगा। और अगर उस बैंक का एनपीए 12% को भी क्रॉस हो गया है तो वो सबसे हाईएस्ट वाले थ्रेशोल्ड में आएगा, थर्ड वाले कैटेगरी में। ठीक है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और तीसरा वाला जो पैरामीटर है दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट। ठीक है, अगर सपोज मान के चलो वो बैंक लगातार 2 साल वहां पर नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, मतलब लॉस हो रहा है उस बैंक को, तब वो पहले थ्रेशोल्ड में डाल दिया जाएगा। अगर लगातार 3 साल तक वो नेगेटिव रिटर्न हुआ, लॉस हुआ, तो सेकंड थ्रेशोल्ड में, और लगातार 4 साल तक उस बैंक को लॉस हुआ तो वो सबसे हाईएस्ट वाले थ्रेशोल्ड में डाल दिया जाएगा। आया समझ में? तो ये 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आरबीआई डिसाइड करती है कि किस बैंक को कौन से थ्रेशोल्ड के अंदर डालना है। क्या उसको, अगर मान लो सभी पैरामीटर्स उसके बेहतर हैं उस पर्टिकुलर बैंक के, तो यहां पर पीसीए में डाला ही नहीं जाएगा। वो नॉर्मल जैसे बैंक फंक्शन कर रहा है वो वैसे करता रहेगा। आगे समझ में? सो व्हाट डज आरबीआई डज इन दिस? यहां पर आरबीआई क्या करती है, डिपेंडिंग ऑन दैट थ्रेशोल्ड, यहां पर आरबीआई रोक लगा देती है। जैसे कि बैंक को कह देगी कि आप अपना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर के साथ मत शेयर करो, आप अपना ब्रांच का एक्सपेंशन मत करो, आप अपना जो खर्चा कर रहे हो उसको कम करो, जो स्टाफ है उसकी संख्या कम करो, मतलब बहुत सारे एक्शंस ले सकती है। हो सकता है कि अगर वो बैंक बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, जैसे यस बैंक आपको याद होगा, तो वहां पर क्या करना पड़ा था, उसको संभालने के लिए उसके शेयर्स को बेचना पड़ा था। आरबीआई ने सब कुछ अपने अंडर में ले लिया, तो यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उन्होंने अपना पैसा उसके अंदर लगाया। तो रिकंस्ट्रक्शन, इस तरह की भी चीजें की जा सकती हैं, डिपेंड करता है कि क्या हालत है उस पर्टिकुलर बैंक की। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि पीसीए फ्रेमवर्क का पर्पस क्या होता है, पर्पस यही है कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर, मतलब अप्रोप्रिएट टाइम होते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि टाइम बीत चुका है, वो बैंक की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो अपने पैरों पर वापस से खड़ा नहीं हो सकता, तब तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले से ही आप उसका फाइनेंशियल हेल्थ को रीस्टोर कर लो, यही मेन मकसद होता है इस पर्टिकुलर पीसीए फ्रेमवर्क का। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पर कितने बैंक इसके अंदर शामिल हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसको पहली बार लाया गया था 2002 में, जी हाँ 2002 में इसको लाया गया था, और उसके बाद से कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बैंक पीसीए के अंदर आए हैं, फिर वहां से बैंक निकल गया है। लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो 2021 में ही, इसी साल की बात है, आरबीआई ने यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन सभी को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया था। ठीक है, ये पहले पीसीए के अंदर होते थे, इनको बाहर कर दिया क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बेटर हो गया था। और अभी के लिए अगर आप देखो तो सिर्फ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जो कि पीसीए के अंदर है, बाकी कोई बैंक अभी इसके अंदर नहीं है। अब यहां पर लास्ट में क्वेश्चन आता है कि नया चेंज क्या किया गया। देखो थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं। सबसे पहला मैं बता दूं, जो 3 पैरामीटर्स आपको बताए थे ना, उसमें से जो एक पैरामीटर है दैट इज रिटर्न ऑन एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी, उस इंडिकेटर को हटा दिया गया है पूरी तरह से। मैं आपको वापस से दिखाता हूं। ये 3 पैरामीटर्स आपको बताए थे, एक तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया, दूसरा एसेट क्वालिटी हो गया, लेकिन ये जो तीसरा वाला है प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन एसेट जिसको कहते हैं, ये वाला जो पैरामीटर है इसको यहां से हटा दिया है पूरी तरह से। अब ये सिर्फ 2 पैरामीटर बचे हैं जिसके बेसिस पर आरबीआई डिसाइड करेगी कि किस बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क में डालना है, किसको वहां से निकालना है। तो ये पहला चेंज हो गया। दूसरा क्या चेंज हुआ है, 2017 के नोटिफिकेशन में यहां पर आरबीआई ने यह बोला था कि पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर सिर्फ हम जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं जैसे एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्हीं को इसके अंदर शामिल करेंगे। जहां तक आरआरबीज की बात है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उसको इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन इस वाले नए नोटिफिकेशन में यहां पर फर्दर बोला गया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स, इनको भी इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, रीजनल रूरल बैंक तो शामिल नहीं है, वो अभी भी नहीं रहेगा, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक ये भी शामिल नहीं होंगे। तो ये नए वाले नोटिफिकेशन में बोला गया है। इसके अलावा एक और चेंज यहां पर क्या किया गया है कि मान लो कोई बैंक पीसीए के अंदर हुआ करता होगा, ठीक है, अब उसको वहां से बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट बना दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर कि बोला गया है कि 4 कंटिन्यूअस क्वार्टर तक आपका जो रिजल्ट है उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, जिसमें से एक जो है ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, दूसरा यहां पर आरबीआई का एक सुपरवाइजरी कंफर्ट होता है, उससे असेसमेंट कराना होगा। मतलब आरबीआई अच्छे से उसकी जांच करेगी, यहां पर उसकी ऑडिटिंग होगी और 4 क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसको देखा जाएगा कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो
तो उसके बेसिस पर यहां पर डिसाइड किया जाएगा कि क्या उसको पीसीए से बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है। तो ये एक चेंज आया है। फिर यहां पर जो तीसरा वाला थ्रेशोल्ड मैंने आपको बताया था ना, कैपिटल एडिक्वेसी वाला, जो मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, तो उसके अंदर थर्ड वाले थ्रेशोल्ड के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। आपको उतना ज्यादा उसके अंदर डिटेल में नहीं जाना है, अदरवाइज सिंपली आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, लेकिन थोड़े बहुत कुछ चेंजेस किए गए थे, बस ये ध्यान में रखना। और आखिरी में यहां पर एक और क्वेश्चन मन में आता है कि ये आरबीआई ने ये जो तीसरा वाला पैरामीटर था ना, रिटर्न ऑन एसेट, जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला, इसको क्यों हटा दिया? तो देखिए कई सारे फाइनेंशियल सेक्टर का ये कहना है, क्योंकि आरबीआई ने इसको क्लैरिफाई नहीं किया, आरबीआई ने बस ये बोला है कि हम इसको यहां पर हटा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी वाला क्राइटेरिया है। कुछ लोगों का कहना है कि इसको रखना चाहिए था, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस के परफॉर्मेंस को दिखाती है कि बैंक का परफॉर्मेंस कैसा है। तो आरबीआई ने इसको हटाकर गलत किया है, ये आरबीआई को अभी भी रखना चाहिए था। लेकिन कई सारे बाकी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि देखिए ये आरबीआई की जिम्मेदारी नहीं है कि बैंक प्रॉफिट में है कि नहीं, वो शेयर होल्डर्स को देखना चाहिए, जो शेयर होल्डर्स हैं उस बैंक के, उनको देखना चाहिए कि बैंक प्रॉफिट में जा रहा है। तो ये आरबीआई की जिम्मेदारी नहीं होती है। और जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, तो वो ऑलरेडी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाला जो है उसके अंदर इनडायरेक्टली शामिल होता है। क्योंकि आप सोच के देखो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कब बढ़ेगा? मैंने आपको बताया ना कि उस बैंक का कैपिटल अगर कमजोर हो रहा है, इसका मतलब ही यही हो गया कि प्रॉफिट में नहीं है बैंक। अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेहतर हो रहा है, इसका मतलब यहां पर है कि बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बेहतर हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब इसके अंदर शामिल हो जाता है, तो इसको अलग से शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए शायद आरबीआई ने वो वाला क्राइटेरिया हटा दिया होगा। और आखिरी में मैं आपको बता दूं, ये भी खबर आ रही थी कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये एक सिंगल जो बैंक है जो पीसीए के अंडर है, वो भी हो सकता है अगले साल से यहां पर बाहर निकल जाए। उसके अंदर जो रिवाइज्ड नॉर्म्स वगैरह लाए गए हैं आरबीआई के द्वारा, उसके बेसिस पर ऐसा बताया जा रहा है कि उसको भी बाहर कर दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई होप कि अभी के लिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहां पर ये जो नया पीसीए फ्रेमवर्क है वो एग्जैक्टली क्या है। और जाने से पहले आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो एनपीए की प्रॉब्लम चल रही है, इनमें से कौन सा सेक्टर ऐसा है जहां पर लीस्ट प्रॉब्लम है, सबसे कम प्रॉब्लम है एनपीए की? ये आपको यहां पर बताना है। और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो यहां पर आपको मिलेगा ही, और वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर वहां पर आपको मिल जाएगा। बाकी मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।